दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 स्टॉक्स विच DIIs आर बाइंग। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले इस पर नजर डालते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, जो कि मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस के द्वारा एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम है। इन्होंने क्या किया है, रिसेंट क्वार्टर में करीब करीब 5.57 के आसपास होल्डिंग बनाई है पेटीएम स्टॉक में। अब यहाँ पे पेटीएम स्टॉक किसी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में हम पेटीएम के अलावा 3 कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें कि रिसेंटली हमारे DIIs ने शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या उनका थॉट प्रोसेस होता है, क्या उनकी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी होती है, इसको हम डिटेल में समझेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक, और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर जो 3 कंपनियां हैं उसके बारे में डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि DII जो है हमारे, वो धीरे धीरे ही सही कुछ सर्टेन कंपनियों में अपनी पोजीशंस बढ़ाते हुए दिखाई दिए एमिड्स सर्टेन अनसर्टेनिटी काइंड ऑफ सिचुएशन। अब अनसर्टेनिटी क्यों? क्योंकि हमारे जो FIIs हैं वो पिछले कई महीनों से भारतीय शेयर मार्केट से सेल करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में हमें ये समझना होगा कि जो हमारे DIIs हैं, खासतौर पे जो हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, वो स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग बढ़ा क्यों रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में अगर हम ध्यान दें तो म्यूचुअल फंड्स में जो SIP हो रही है हम लोगों के द्वारा, वो बहुत ज्यादा स्टेडी है। साथ ही साथ उसमें हमें कंटिन्यूअस इनफ्लो देखने को मिला है इन्वेस्टमेंट का शेयर मार्केट में। अब चाहे FIIs इन्वेस्टमेंट करें, चाहे DIIs इन्वेस्टमेंट करें, शेयर मार्केट को चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लो तो हो ही रहा है। और रिसेंटली जो स्टॉक मार्केट में करेक्शन हुई थी, खासतौर पे कुछ सर्टेन मिड कैप स्टॉक्स में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वहां पर जो म्यूचुअल फंड हाउसेस के स्कीम्स के मैनेजर्स होते हैं, वो मैनेजर्स जनरली हाई क्वालिटी बिजनेसेस में ऐसे समय पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारे जो DIIs होते हैं वो प्रेफर करते हैं स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज, वो प्रेफर करते हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिडिक्टेबल एंड स्केलेबल कंपनीज। तो आगे हम डिटेल में समझते हैं इन 3 कंपनियों के बारे में। तो जो पहली कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मेडी असिस्ट। अब ये जो मेडी असिस्ट है, राइट, किस बिजनेस सेगमेंट से बिलोंग करती है और साथ ही साथ इसके बिजनेस सेगमेंट में इसका जो मार्केट शेयर है वो क्या है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो मेडी असिस्ट का जो पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट है उसमें करीब करीब 32% के आसपास का मार्केट शेयर है। 93% के आसपास रिटेंशन है। यूजर रिटेंशन हो या बिजनेस रिटेंशन हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी स्टडी हमें बेसिकली ये बताती है कि जब रिटेंशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी होती है रेवेन्यू जनरेशन की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो जो मेडी असिस्ट है, प्रमोटर्स इसमें मार्च 2024 में करीब करीब 38% थे। यहाँ पे DIIs हमारे करीब करीब 30% के आसपास थे। अब ध्यान दीजिए, तो 2024 के बाद यहाँ पे DIIs बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और रिसेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे जो प्रमोटर्स हैं मेडी असिस्ट में करीब करीब 4.63% के आसपास हो चुके हैं, बट जो हमारे DIIs हैं वो 46.45% के आसपास हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर देखें कि DIIs में भी कौन से वो फंड्स हाउसेस हैं जिन्होंने कि रिसेंटली अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो जून 2025 से सितंबर 2025 के बीच में 42% के आसपास के म्यूचुअल फंड से 49% के आसपास म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इन्वेस्टमेंट किया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये पर्टिकुलर फंड हाउस है ICICI प्रूडेंशियल, यहाँ पे इन्होंने ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के तहत करीब करीब 7.49% के आसपास होल्डिंग बनाई थी। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, नवंबर 2025 आते आते, यानी कि रीसेंट क्वार्टर में इन्होंने भी अपनी शेयर होल्डिंग को थोड़ा बहुत सेल किया। अब यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 48.9% था, यह करंट क्वार्टर में 46.45% के आसपास देखने को मिल रहा है। हालांकि जून के क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो स्टिल यहाँ पे करीब करीब 4% के आसपास का अपवर्ड प्लस में होल्डिंग देखने को मिल रहा है हमारे DIIs का। अब ये एग्जाम्पल लेने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं कि हर क्वार्टर में हर एक म्यूचुअल फंड हाउस सर्टेन कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग या हिस्सेदारी बढ़ाती रहे। एंड इस एग्जाम्पल को लेने का मकसद ये भी है कि
जो हम जनरली देखते हैं कि हमारे प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेडी असिस्ट में प्रमोटर्स ऑलरेडी 4.87% के आसपास हो चुके हैं। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर होता है, राइट। प्रमोटर्स अगर अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं तो क्या उनको विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है आने वाले समय के लिए, तो ये स्टडी पर्पज के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। तो जो दूसरी कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सोना BLW प्रिसिशन लिमिटेड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इनका जो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ईबिटा में करीब करीब 13% के आसपास है, रेवेन्यू में करीब करीब 24% के आसपास है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब करीब 20% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो पिछली कंपनी थी मेडी असिस्ट, उसके ग्रोथ कैसे रहे, कहीं उसकी जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन तो नहीं हो रही है? क्या ऐसा कारण है जो कि म्यूचुअल फंड्स ने वहाँ पे 2-3% ही सही शेयर होल्डिंग अपनी कम की है लेटेस्ट क्वार्टर में? ये स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, दे हैव एडेड 2 न्यू व्हीकल मॉडल्स एंड 1 न्यू एंड कस्टमर फॉर द सस्पेंशन मोटर ऑर्डर। अब ये सस्पेंशन मोटर क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल कंप्लायंट है, ये सब स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हमें फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव के नज़रिए से देखना होता है कि बिजनेस में फ्यूचर ग्रोथ है 10, 15, 20 सालों तक या नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू बाय मार्केट सेगमेंट यहाँ पे देखिए, तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में FY 2025 में 71% के आसपास था। हाफ ईयरली FY 26 में देखें तो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 11% था, इसमें भी थोड़ा सा डिप दिखाई दे रहा है। 2 व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट एंड 3 व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1% के आसपास हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इसके ओवरऑल रेवेन्यू में। नॉन ऑटोमोटिव की बात करें तो ये सेमीकंडक्टर्स एंड एम्बेडेड बिजनेस में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले समय में सेमीकंडक्टर्स में क्या ग्रोथ की डिमांड रहेगी, क्या ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं, उसकी स्टडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इनके पास जो ऑर्डर बुक्स हैं, ऑर्डर बुक्स कितने हैं, कहाँ पे ये फंड्स को यूटिलाइज करने वाले, ये स्टडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए जनरली जब ऑर्डर बुक की इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है किसी भी सर्टेन कंपनी की, तो हमें पता रहता है कि आने वाले समय के लिए रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेस उनके पास है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें सोना BLW का, तो प्रमोटर्स 53% के आसपास थे 2022 में यहाँ पे, और DIIs करीब करीब 24% के आसपास थे। लेटेस्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए सितंबर 2025 में यहाँ पे करीब करीब 40% के आसपास हमें DIIs देखने को मिल रहा है। अब इसमें भी अगर हम देखें तो ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड जो है, इन्होंने क्या किया है, अपनी होल्डिंग जो है करीब करीब 8% के आसपास इसमें बढ़ाई है। यहाँ पे देखें तो 8.24% से 8.64% किया है SBI ESG एक्सक्लूशनरी स्ट्रैटेजी फंड। एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो डिफरेंट बिजनेस हाउस होते हैं, राइट। अब ये SBI है, ICICI है, एक्सिस है, यहाँ पे मीरा एसेट है। तो ये जो बिजनेस हाउसेस के फंड मैनेजर्स होते हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है वो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सर्टेन 2-3 क्वार्टर्स में रहते हैं सर्टेन कंपनी में, उसके बाद चले जाते हैं, तो क्या कहीं वो टेक्निकल्स भी तो नहीं स्टडी करते। देखिए फंडामेंटल्स ही एकमात्र एनालिसिस व्यू पॉइंट नहीं होता है हमारे फंड मैनेजर्स का, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं फंड मैनेजर्स, वो अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे स्टॉक्स में पोजीशन बनाते हैं और उसके बाद सर्टेन समय के बाद वहाँ से निकल भी जाते हैं। तो इस बात पे भी हमें ध्यान दे के चलना है। तो यहाँ पे हमेशा जस्ट बिकॉज कि हमारे DIIs एंट्री बना रहे हैं किसी सर्टेन कंपनी में डज नॉट मीन कि वो स्टॉक जो है माउंट एवरेस्ट पे ही चढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, तो जो पर्टिकुलर कंपनी है ये है थायरोकेयर। अब थायरोकेयर देखिए तो कंसोलिडेटेड बिजनेस जो है इसका रेवेन्यू 22% के आसपास ईयर ऑन ईयर से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। एंड साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे करीब करीब जो है पैथोलॉजी का 24% के आसपास से रेवेन्यू ग्रो होता हुआ दिखाई दिया एंड रेडियोलॉजी का 3% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। ईबिटा की बात करें तो 48% के आसपास से यहाँ पे ईबिटा ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू जैसा कि हमने देखा करीब करीब 22-23% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है हाफ ईयरली में, और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 22% है।
साथ ही साथ ईबिटा यहाँ पे 48-49% के आसपास से ग्रो, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देखें तो करीब करीब 69-70% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे थायरोकेयर में देखें तो यहाँ पे आप देखिए रिसेंट क्वार्टर में 60% प्रोमोटर्स, 20% यहाँ पे आपको DIIs की इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। अब अगर DIIs में भी देखें कि हमारे DIIs ने क्या किया है, तो DIIs, ये हम DIIs कर लेते हैं। यहाँ पे DIIs में हम देखते हैं 3.84 इन्होंने बनाया, 2.29 इन्होंने बनाया। तो 2.29 आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है इन्होंने बनाया, और HSBC मिड कैप फंड जो है इन्होंने यहाँ पे करीब करीब 3.84% के आसपास की होल्डिंग की पोजीशन बनाई है इस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है, यहाँ पे हमने पेटीएम का एग्जाम्पल लिया था, राइट, वीडियो की शुरुआत में, कि पेटीएम में हमने देखा था कि पेटीएम में क्या हुआ था, यहाँ पे हमारे जो DIIs थे जून से सितंबर तक करीब करीब 5% के आसपास उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई थी। अब यहाँ पे अगर हम पेटीएम के रीसेंट जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का डाटा देखें तो कंपनी रिसेंटली कहीं ना कहीं से प्रॉफिटेबल होती हुई दिखाई दी आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कंपनी क्या एक टर्न अराउंड टाइप की स्टोरी लेकर आ रही है, इस पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए स्टडी पॉइंट के व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये पर्टिकुलर डाटा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अगर हम इसका ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें तो ROE अभी भी यहाँ पे नेगेटिव है, EPS नेगेटिव है, PEG यहाँ पे देखिए तो बहुत ज़्यादा 65 के आसपास PEG, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन वाली स्थिति होती है अगर किसी का PEG 65 के आसपास है। ROC यहाँ पे -10 के आसपास है, हालांकि कंपनी के पास डेट बिल्कुल नहीं है। एंड इसका जो पेट्रोस्की स्कोर है, पेट्रोस्की स्कोर हम पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस किया करते थे, अब सर्टेन कुछ चीज़ें घटित हुई हैं जिनकी वजह से हमें अपनी जो शैली है उसमें परिवर्तन करना पड़ा है। तो पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे देखें तो मात्र 3 का है। पेट्रोस्की स्कोर जनरली 9 पैरामीटर्स का एक स्कोर होता है, उन 9 पैरामीटर्स में जिन जिन पैरामीटर्स पर खरी उतरती है उसमें +1 दिया जाता है, और जिन जिन पैरामीटर्स पर खरी नहीं उतरती है वहाँ पे 0 हो जाता है। तो बेसिकली मान लीजिए 9 पैरामीटर्स में से 5 पैरामीटर्स पे खरी उतरी तो पेट्रोस्की स्कोर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मात्र 3 पैरामीटर्स पे खरी उतर रही है ये पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे DIIs होते हैं, खासतौर पे म्यूचुअल फंड्स, उन्होंने जो 3 कंपनियों में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, हालांकि हम मेडी असिस्ट को यहाँ के फिलहाल के लिए साइड में रख सकते हैं, बट मोटिव यहाँ पे समझाने का ये है तीनों कंपनियों में कि जो हमारे DIIs होते हैं वो किन तरह की कंपनियों में अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं और किन किन सिचुएशंस में वो अपनी होल्डिंग एक्चुअली बढ़ाते हैं। तो मोस्टली हमने देखा कि टेक्निकल एनालिसिस भी कभी कभी वो करते हैं कि भाई जब वहाँ पे उनको दिखता है अपॉर्चुनिटी कि हाँ कंपनी एक सर्टेन बाइंग जोन में है तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करके अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कंपनी एक टर्न अराउंड कर रही है, जैसे कि पेटीएम के केस में हमने देखा, तो वहाँ पे अपनी शेयर होल्डिंग जनरली बढ़ाते हैं। तो मोस्टली FIIs फोकस करते हैं रेवेन्यू पे, FIIs फोकस करते हैं इनकम स्टेटमेंट पे, FIIs फोकस करते हैं कैश फ्लो पर, और FIIs फोकस करते हैं बैलेंस शीट पर जब भी वो शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी सर्टेन कंपनी में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए, कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको चेक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।